इतनी चीज़ें तो लास्ट लेक्चर की हो गई। अभी जो एक चीज़ इसमें एड ऑन बता दूं मैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। जैसे तुमको एक कंपनी में लगते हो और तुमको डॉटनेट कोर का प्रोजेक्ट मिलता है, तो डॉटनेट कोर के अंदर हम लोग को डिपेंडेंसी, अभी हम लोग क्या किए थे, एमवीसी हम लोग का नॉर्मल एमवीसी था, तो उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। कौन सा पैकेज है वो? ऑटोफैक्ट। ठीक है, तो ऑटोफैक्ट मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑटोफैक्ट इंस्टॉल करता हूँ, उसका मैं कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर का कंसेप्ट समझाया था मैं कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो जितनी भी डिपेंडेंसी मैं रजिस्टर करूँगा, अब रजिस्ट्रेशन कहाँ किया था मैं, global.asax के अंदर। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये दो। तो मैंने कोर्स को और एड्रेस को रजिस्टर किया था, बराबर। तो लास्ट में मैं कोर्स एंटिटी भी बना के दिखा दिया था तुमको कि कोर्स एंटिटी कैसे काम करेगी, कहाँ कहाँ पे चेंज रहेगा, सर्विस कैसे बनेगी, सब कॉपी पेस्ट था, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तुमको। तो ये इतनी मेहनत हम लोग जो लास्ट लेक्चर की है वो क्यों किए थे, ताकि हम लोग को एक क्या बोलते हैं, एक टेम्पलेट मिल जाए, जिसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं बहुत सारे लोग, काम करने के लिए एक टेम्पलेट मिल जाए। कोई भी नया बंदा लगेगा तो उसको एक, वो कंपनी में ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद हम लोग क्या करना है, ये प्रोजेक्ट इसको ट्रेनिंग देना है कि हम लोग ने यहाँ पे ऑटोफैक्ट यूज़ किया है, तुमको क्या करना है, जैसे तुमको एक पर्सन एंटिटी बनाना है, इसको कॉपी करने का, पेस्ट करने का, चेंज करने का, कॉपी करने का, पेस्ट करने का, चेंज करने का, बिल्ड करने का, प्रोजेक्ट रन करने का, इतना ही सिखाना पड़ेगा ना उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं करना है, उसको कुछ भी इंटरफेस वगैरह का सोचना नहीं है, जैसे बना है कॉपी पेस्ट करना है, और जहाँ पे कोर्स है वहाँ पर्सन लिख देना है, जहाँ पे कोर्स है वहाँ पे कस्टमर लिख देना है। एंटिटी बदलती है ना, प्रोजेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल एंटिटीज होती है और उनकी मैपिंग होती है, ये होता है बेस। हाँ, अब ये सब बन गया, इसके बाद ट्रांजैक्शन जब शुरू होता है तब आता है बिजनेस लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉजिक हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक एंटिटी है फीस और एक एंटिटी है स्टूडेंट। ठीक है, फीस पेमेंट होगा तो फीस लेस देन 1000 रुपीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। तो किसी ने लिखा, लेट्स से किसी ने 5000 की जगह 500 लिख दिया, मतलब एक जीरो छूट गया उससे, और वो सेव किया तो सीधा वहाँ पे देखा कि मिनिमम फीस जो है हम लोग एक्सेप्ट करेंगे 1000। तो ये लॉजिक हो गया, तो ये बिजनेस का लॉजिक हो गया, मतलब ये हम लोग अपनी क्लासेस के बिजनेस के लिए रख रहे हैं, इससे कम नहीं लेना। लेकिन डेटाबेस तो ले सकता है ना, 500 वैल्यू, 200, 100, -1 कुछ भी ले सकता है। तो टेक्निकली ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये कंस्ट्रेंट जो हो गया, क्या हो गया, बिजनेस का कंस्ट्रेंट हो गया। तो जो बिजनेस का कंस्ट्रेंट है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक के अंदर लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली डिलीट का मतलब क्या होता है, डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट हो जाना होता है। लेकिन हम लोग ने अपने बिजनेस के हिसाब से डिलीट का मतलब क्या लिया है, इजेक्टिव फॉल्स, मतलब अपडेट। बेसिकली हम लोग अपडेट मारते हैं, लेकिन हम लोग उसको डिलीट बोलते हैं, लेकिन वो दिखना बंद हो जाता है। कैसे दिखना बंद हो जाता है, वो लॉजिक लास्ट लेक्चर में था, अगर नहीं देखे हो तो उसको देखो। कौन कौन ऐसा है जो रिकॉर्डिंग नहीं देखा और लास्ट लेक्चर में नहीं भी था, और उसको ये सब बातें काला अक्षर भैंस बराबर टाइप का लग रही है, ये वही। तो नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे क्या, रिकॉर्डिंग तो दे दिया था ना इस बार, क्योंकि वो मिस होगा ना, वो मिस होने की वजह से क्या है, आगे की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा बेस जो है उसी के ऊपर है। अगर तुमको फिर भी कुछ नहीं समझेगा तो थोड़ा बहुत मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ हम लोग क्या किए थे। एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लिए, ठीक है, उसमें 3-4 प्रोजेक्ट क्रिएट किए। अब 3-4 प्रोजेक्ट कौन कौन सा था, 2 प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी का था और एक प्रोजेक्ट डॉटनेट एमवीसी का प्रोजेक्ट जो नॉर्मल हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ पे मैं ये चीज़ बताया था कि हम लोग ये 2 सेपरेट प्रोजेक्ट अलग अलग क्यों ले रहे हैं, कौन बताएगा, हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट क्यों लिए थे, मॉडल के लिए और बिजनेस लॉजिक के लिए, उसका रीज़न। हाँ बराबर, क्या सही बोले, क्या बोले, एमवीसी खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरा बिजनेस लॉजिक तो क्लास लाइब्रेरी में है ना, वो क्लास लाइब्रेरी में कहीं और मूव कर दूंगा, WPF में मूव कर दूंगा, डेस्कटॉप में मूव कर दूंगा। चलो एक बंदे को तो याद था रीज़न, ये रीज़न बताया था मैं, अगर याद होगा तो। लेट्स से एमवीसी मार्केट से चला गया, एमवीसी यूज ही नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना इसको हटा देंगे, मेरा बिजनेस लॉजिक इसमें लिखा रहेगा, मेरे मॉडल्स जो रहेंगे वो ये वाले प्रोजेक्ट में रहेंगे, बराबर। तो ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे नहीं रहेगा, ये दोनों प्रोजेक्ट को मैं कोई नया प्रोजेक्ट बना दूंगा यूआई का, लेट्स से एंगुलर का, उसमें रिफ्रेंस कर दूंगा, सेम लॉजिक चलेगा। अगर वो लॉजिक एमवीसी में चल रहा है तो एंगुलर में भी चलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये 2 प्रोजेक्ट को सेपरेट कर देते, तो हम लोग ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट किया, मैं पहले तो सब सेम प्रोजेक्ट में करता था, बिकॉज तुमको कंपनी के प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देने के लिए।
ये जो कंपनी का ये जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब तुमको बहुत सारे डेवलपर मिलेंगे मार्केट में, लेकिन ये लेवल का काम कोई करता नहीं है। मतलब आर्किटेक्चर बनाना कोई नहीं बनाता आर्किटेक्चर वगैरह आज के टाइम में। लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किसी कोई भी जो कंपनी में जाते हैं, वो कंपनी का ऑलरेडी 20-25 साल पहले से एक आर्किटेक्चर बना हुआ रहता है, उसी को कॉपी करके नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये जो मैं किया ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटोफैक्ट, तुमको बहुत रेयर मिलेगा तुम्हारी जॉब पे। अगर तुम कोई स्टार्टअप कंपनी में लगते हो, अगर तुम लोग कोई स्टार्टअप कंपनी में लगते हो कि लाइक अभी 3-4 डेवलपर है और तुमको वहाँ पे डेवलपमेंट का काम मिला है, तो वहाँ पे तुमको ये काम करने मिलेगा। लेकिन अगर तुम कोई एमएनसी में लगते हो तो तुमको कभी भी ऐसा काम नहीं मिलेगा। जो लोग तुम्हारे फ्रेंड एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हो कि काम कैसा रहता है वहाँ पे। तुमको ये सब चीज़ तुम सीख के जाओगे, तुमको लगेगा हम लोग बहुत ज़्यादा सीख के आ गए। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे और ये सब चीज़ें बोलोगे ना, तो हमारा इंटरव्यू बहुत स्पीड में क्लियर हो जाएगा। मतलब शुरू में बोलता था जितना मैं बता रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट है। तो जितना मैं बताया हूँ उसका तुम 10% भी इंटरव्यू में जाके बोल देते हो तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। और तुम्हारे बैच से हो भी चुका है बहुत सारे लोग का, अगर तुम लोग को पता होगा। मणिकांत तुम्हारा आ गया ना ऑफर, अब्दुल्ला का भी ऑफर आ गया, और कौन एक इंटरव्यू दे रहा था, अच्छा वो वैसे हाँ शायद साल पे ट्राई करें, उसका भी वो बोल लीजिए पाइपलाइन में है उसका। तो ऑलरेडी अभी अपना बैच जो है वो हाफ ही ऑलमोस्ट हुआ है, लेकिन जो है जॉब मिलना स्टार्ट हो गई। अगर तुम प्रॉपर वे से करते हो, रेज्यूमे बनाओ, रेज्यूमे बना के naukri.com पे डालो, कॉल आए तो कॉल रिसीव भी करो। ये भी है, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, अरे बना तो दिया, अभी उसको कट करके मेरे को फोन कर रहे, सब कॉल आ, अरे तो उठा ना भाई, उठा बात कर, क्या बात कर, अरे जो पूछेगा वो बोल, क्या होगा, 1-2 कॉल खराब होएगा और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 कॉल में गंदगी हो जाएगी, ठीक है, उसको साइड में रख देते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ तो होने ही वाली है। तुम आज नहीं करोगे वो गंदगी, तो 15 दिन के बाद होगी वो, क्योंकि कभी जब तुमको वो कभी कोई सिखाएगा नहीं, और मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा, मैं कैसे बताऊँ तुमको कि वो HR तुमसे क्या पूछने वाली है। जो कॉमन था वो तो मैं बता दिया, तुमको क्या क्या ध्यान रखना है, तुम्हारा करंट CTC कितना है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड CTC कितना है, तुम्हारा नोटिस पीरियड कितना है, ये तुमको ध्यान रखना है। नोटिस पीरियड निगोशिएबल है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। मैं जिसके लिए 30 डेज बोला हूँ, पहले निगोशिएट नहीं करो, मत बोलो कि निगोशिएट है, बोलना they are giving option to some employees, so once I got the offer from your side, then only I can commit about the negotiation। और ये कॉमन चीज़ है ना, तुम समझो काम कर रहे हो कोई कंपनी में, ठीक है, अब तुमको जॉब के लिए कॉल आया, तुम जॉब चेंज कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम कर रहे हो, ऐसा तुम बताओगे, बराबर। अब तुमको जॉब के लिए चेंज करने के लिए फ़ोन आया, तो तुम ऑन जॉब हो, और ऑन जॉब जाकर तुम HR से पूछोगे नोटिस पीरियड निगोशिएट होगा क्या, वो तो हैरान है कि नहीं ये बंदा पेपर डाला है, कुछ नहीं, काम करते करते डायरेक्ट नोटिस पीरियड का कैसे पूछो। तुम नोटिस पीरियड का कब पूछोगे, जब तुम रेजिग्नेशन डाल देते हो। तुम रेजिग्नेशन कब डालोगे, जब तुम्हारे हाथ में ऑफर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कमिट कर देते हैं कि मैं हाँ हो जाएगा, तो ऐसा कमिट करने का ही नहीं, बोलना मैं कर ही नहीं सकता कमिट। और ये कॉमन चीज़ है ना, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। कैसे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अभी तुम ऑन जॉब हो तो तुम नोटिस पीरियड की बात कभी नहीं करोगे वहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं, फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठा के उसको बोलो, बात करो, और प्रॉपर वे से उसको डील करो। 1 कॉल खराब होएगा, 2 कॉल खराब होएगा, 3 कॉल खराब होएगा, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे को बोलना क्या है। इतना भी कोई डम नहीं है कि 3-4 बार आंसर ना दे पाए और फिर उसके बाद भी उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मेरे को बोलना क्या है। क्यों, अभी जिनका हुआ है वो लोग कभी 1-2 कॉल खराब हुआ ही होगा शुरू में, ऑब्वियस होता ही है। मैं स्टार्ट किया था, मेरा भी कॉल, मेरे को समझ ना बोलना क्या है, और मेरे को कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये बोलना है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन पे गूगल कर करके, हाँ इसका आंसर क्या देना है, इसका आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था रेलेवेंट एक्सपीरियंस और टोटल एक्सपीरियंस में क्या बोलने का, तो वहाँ पे मेरे को शुरू में नहीं समझ में आता था, मैं दोनों में सेम ही बोलता था। लेकिन जो बंदे हैं जिनका गैप हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो 2015 के पास आउट है, ठीक है, जिनका गैप हुआ है और अभी वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग को क्या बोलना है कि मैं 2016 में जॉब पे लग गया था, बट वो टाइम पे मैं एज ए अकाउंटेंट काम करता था सेम कंपनी में, या एज ए कंसल्टेंट मेरे को लिए थे, वो लोग ने कंसल्टेंट लिए थे। मैं 3 साल जो है एज ए कंसल्टेंट काम किया, बट मैं वहाँ पे एक्सेल मैक्रोस पे काम करता था। कोई भी नॉन रेलेवेंट टेक्नोलॉजी, जैसे जॉब तुम्हारी .NET की है, तो उसको बताओ तुम कि मैं नॉन रेलेवेंट टेक्नोलॉजी पे था, लाइक मैं एक्सेल पे काम करता था मैक्रोस पे, समझ में आएगा, ऐसा बता दो। और फिर उसके बाद मतलब लास्ट 1 ईयर से जो है मैं .NET पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्रोजेक्ट आया था, तो मेरा इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ, मेरा डेजिग्नेशन एज ए कंसल्टेंट ही है, बट अभी मैं 1 साल से .NET पे काम कर रहा हूँ। तो तुम्हारा रेलेवेंट एक्सपीरियंस 1 ईयर हुआ और टोटल एक्सपीरियंस 4 ईयर हुआ, मतलब 1 ईयर प्लस
3 ईयर जो बैक जो नॉन रेलिवेंट है वो। तो बहुत सारे लोग का गैप है, तो जिनका गैप है वो लोग उसको वैसे भी कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तुमको खुद से करना पड़ेगा कि ये डेट पे मेरा पास आउट है, क्योंकि सबका पास आउट अलग है, सबका नेचर अलग है, किसी को 1 साल गैप है, किसी को 3 साल गैप है। तो जिसका जितना गैप है ना उसको वो हिसाब से, और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी तुम नहीं बता सकते। 2 साल बता दोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाएंगे, कंपनी के क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन ज्वाइन होने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। क्वेश्चन तुमको यकीन करो, तुम 7-8 साल तक इंटरव्यू दोगे ना, तुमको यही क्वेश्चन पूछेगा जो क्वेश्चन मैं तुमको आज बता रहा हूँ। इवन मेरे इंटरव्यू भी मैं शेयर करूँ तो तुमको वही क्वेश्चन लिखते रहेंगे। रीज़न ये है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेता है ना, लेट्स से वो अगर 10 साल एक्सपीरियंस वाला है तो उसको जो नॉलेज है वो वही हिसाब से पूछेगा, पर आंसर बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं होता है, तो एक फ्रेशर कैसे आंसर देगा, बोलेगा यस होता है। फिर उसके बाद बोलेगा वो कॉल कब होता है, अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो वो बोलेगा इनहेरिटेंस है। लेकिन फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है कि तुमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिनेरियो का भी यूज़ किया है, तो फिर वहाँ पे फ्रेशर का आंसर बदल जाता है और एक्सपीरियंस का आंसर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब मामला थोड़ा सा वहाँ अलग हो जाता है, लेकिन स्टार्ट वहीं से होता है। तो तुमको वही क्वेश्चंस आगे भी मिलने वाले हैं, वही रहेगा, प्रिपेयर करो। जितना जल्दी तुमको जॉब मिलेगा उतना ज़्यादा तुमको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में आएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट हम लोग डिवाइड किए, यहाँ तक समझा। जिनका जो लोग का मिस हुआ रहेगा वो समझ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये जो 2 प्रोजेक्ट था इसमें तो मैं सिर्फ मॉडल बना रहा था, तो इसमें मॉडल दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें मैंने मॉडल बनाया। अब मॉडल में कैसा होता है, मॉडल के अंदर अगर ये फील्ड को तुम देखोगे, मॉडल बेस मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और बेस मॉडल को मैंने क्या ले लिया था, एब्स्ट्रैक्ट ले लिया था। बेस मॉडल को मैंने क्या ले लिया था, एब्स्ट्रैक्ट ले लिया। तो अब यहाँ पे बेस मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ फील्ड ऐसी थी, लाइक तुम्हारा आईडी, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन, डिलीटेड बाय, डिलीटेड ऑन, ये जो फील्ड है, और इज एक्टिव, ये जो फील्ड है ये हर मॉडल में लगने वाली है। तो तुम हर मॉडल में जाके इसको घड़ी घड़ी लिखोगे नहीं। जैसे तुम्हारे पास 50 मॉडल है, 50 टेबल बनने वाला, तो तुम 50 टाइम्स इसको नहीं लिखोगे। तुम क्या करोगे, एक मरतबा को एक सेपरेट प्लेस पे लिखोगे और हर जगह से वो कोड को हर मॉडल में इंजेक्ट करवाओगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा आ गया, तुमको एक क्लास से कोड दूसरी क्लास में ट्रांसफर करना है। क्या करना पड़ेगा मेरे को, कोई नहीं बोलेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक क्लास से कोड दूसरी क्लास में ट्रांसफर करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास है उसमें कोड लिखा हुआ है, मेरे को दूसरी क्लास में ट्रांसफर करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन समझे, क्या कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस। ऐसा मत करो कि मेरे को ही जन्म आ जाए अपने को। ये तो बहुत बार बताया हूँ मैं कि मेरे पास एक कोड है, उसको मेरे को क्या करना है, मल्टीपल क्लासेस में ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी को बेस मॉडल में लिख दिया और बेस मॉडल को इनहेरिट कर लिया मैं ईच मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे देखो एड्रेस मॉडल के अंदर क्या किया है मैंने, लाइन नंबर 9 में एड्रेस मॉडल में बेस मॉडल को इनहेरिट किया। तो बेस मॉडल के अंदर वो सब प्रॉपर्टी चले गई। इसमें मेरे को देख रहा है एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, ये सब दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा इसमें वो प्रॉपर्टी भी है, आईडी, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, इज एक्टिव, सब प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आ गई। अब ये इसके अंदर आई है, ये कैसे, इसका प्रूफ कैसे समझ में आएगा, जब मैंने माइग्रेशन मारा तो माइग्रेशन के अंदर वो सब फील्ड भी बन गई। तो माइग्रेशन के लिए डेटाबेस देख लेते हैं हम लोग। जिनका नहीं होगा उतना रिवाइज तो हो गया होगा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या किए। अब हम लोग को इसके आगे करना क्या है, मेन चीज़ वो है। तो इसके आगे हम लोग को करना ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग यूआई बना के रखे हैं उसका CRUD परफॉर्म करेंगे। पहले CRUD हो गया क्या अपना, नहीं हुआ है ना, हाँ। तो उसका CRUD परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट किए थे किससे, एड्रेस से, तो मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस जो रहेगा, बंदा एड्रेस लिखेगा तो उसका CRUD।
ये देखो, तो यहाँ पे जो है फील्ड बन गई मेरे पास, कॉलम्स बन गए। तो ये कॉलम्स एड्रेस फील्ड में किसके बेस पे बनते हैं, एड्रेस मॉडल में। तो आईडी फील्ड जो है वो एड्रेस मॉडल के अंदर नहीं है, आईडी फील्ड कहाँ से आ रही है, बेस मॉडल से आ रही है। तो ये आईडी हो गया और इज एक्टिव हो गया, डिलीटेड ऑन डिलीटेड बाय, अपडेटेड ऑन अपडेटेड बाय, क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड बाय, ये फील्ड जो है वो मॉडल से आ रही। बाकी ये फील्ड एड्रेस लाइन 1 2 और ये सब फील्ड जो है वो एड्रेस मॉडल के अंदर। मतलब क्या हो गया, बेस मॉडल का कोड जो है ट्रांसफर हुआ, तभी जाके यहाँ पे ये फील्ड्स बन पाई है। अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो यहाँ तक का लास्ट जो लेक्चर में हुआ था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इसको रन कर लेता हूँ मैं। हाँ, रन करने के टाइम हमेशा एमवीसी के प्रोजेक्ट को तुमको स्टार्टअप सेट करना है। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, कोर्स का इंडेक्स। तो देखो सबसे पहले कंट्रोलर में आया, यहाँ आके मैं डिबग लगा के चेक किया तो देखो ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई। तो ये आई कोर्स सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे आया, जब प्रोजेक्ट चालू हुआ ना, global.asx रन हुआ, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने रजिस्टर कर दिया, मतलब बकेट के अंदर डाल दिया उठा के डिपेंडेंसी को। तो वो यहाँ पे है, वो कोड कहाँ पे है, यहाँ पे। ये सबसे एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इवेंट कॉल होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो ये इवेंट कॉल हुआ। ये इवेंट में देखो आई कोर्स की जगह पे उसने कोर्स सर्विस का रेफरेंस डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है पता है, वो बोलता है कि मेरे को तुम इंटरफेस की लिस्ट बता दो और मेरे को उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास की भी लिस्ट बता दो, मतलब कौन से इंटरफेस के लिए कौन सी क्लास को यूज़ करना है। तो मैंने बोला आई कोर्स सर्विस के लिए कोर्स सर्विस क्लास यूज़ करना है। ये लाइन से समझ में आया, लाइन नंबर 23 से समझ में आ गया कि आई कोर्स सर्विस जब भी आएगा तो कोर्स सर्विस का ऑब्जेक्ट इसको चाहिए। और हम लोग क्या बोलते, तो ये क्या करेगा, ये जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने लगेगा ना, तो जितने इंटरफेस यहाँ पे लिस्टेड है, रजिस्ट्री जितनी इंटरफेस की है, ये रजिस्ट्री है, देखो रजिस्टर टाइप जो लिखा है ना, ये रजिस्ट्री मेंटेन कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, बकेट के अंदर डाल देगा आई कोर्स सर्विस, आई एड्रेस सर्विस, आई पर्सन सर्विस, समझ गए, आई कस्टमर सर्विस, सब एक साथ वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जो कंट्रोलर कॉल होने लगेगा, जो कंट्रोलर के ब्रैकेट में जो आई कोर्स दिखेगा, तो आई कोर्स का ऑब्जेक्ट बकेट से निकाल के लेके आएगा। तो ये वहां से बकेट से निकाल के ला के कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करने का नाम ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग को एमवीसी के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, अब मैं वापस वही टॉपिक पे आ गया जो तुम्हारा रिवीजन का बताया था वापस। तो एमवीसी में हम लोग को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ऑटोफैग इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन यही तुमको डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट में कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। डॉटनेट कोर बाय डिफॉल्ट तुमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मतलब तुमको कोई ऑटोफैग कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जाकर तुम डिपेंडेंसी इंजेक्शन विदाउट ऑटोफैग इंस्टॉल किए डॉटनेट कोर में कर सकते हो, समझिए। अभी डॉटनेट कोर से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं कि डॉटनेट कोर का तुम 2-3 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाते हो और नॉर्मल तुमको C# आता है तो डॉटनेट कोर की जॉब तुमको मिल जाती है आराम से। कॉमन कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं सेंड करवा दूंगा। उसमें एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे क्वेश्चन उसके अंदर करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के स्कोप पे 1-2 क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मल कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं लिस्ट दे दूंगा तुमको। इनकेस अगर डॉटनेट कोर की ओपनिंग भी है तो उसमें भी क्या करोगे, बोले डॉटनेट कोर तुमको आता है, बोला नहीं एमवीसी पे काम करता, तो डॉटनेट कोर आता है मेरे को, मैंने सीखा है या मैंने पढ़ा है, तो खुद ही HR पूछेगी तुम उस पर इंटरव्यू दे सकते हो, बोला यस दे सकता हूँ। एक इंटरव्यू खराब होगा, क्वेश्चन जमा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू पे प्रिपेयर क्वेश्चन रेडी कर लो, उसके बाद तुम डॉटनेट कोर पे भी कर सकते हो। और डॉटनेट कोर का प्रोजेक्ट अगर तुमको मिलता है तुम्हारा करियर और ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग करियर हो जाएगा, समझिएगा। लेकिन जब तुम जाओगे ना कंपनी में, तो एज ऑफ नाउ अभी तुमको एमवीसी ही मिलेगा। अभी जो टाइम है ना, ये टाइम है माइग्रेशन का, मतलब 70-80% प्रोजेक्ट जो है माइग्रेट हो गए, मतलब नॉर्मल एमवीसी से डॉटनेट कोर पे अब माइग्रेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर और कपल ऑफ ईयर्स में माइग्रेशन, मतलब अब स्टार्ट हो भी चुका है बहुत सारी जगह। हम लोग का प्रोजेक्ट खुद कोर में माइग्रेट होने वाला है, कुछ दिन में हम लोग ये माइग्रेशन का काम स्टार्ट करेंगे डॉटनेट कोर का। तो जो बंदे उन लोग हायर कर रहे हैं ना, जो बंदे हायर कर रहे हैं उन लोग ये देखते हैं कि इसको कोर का कुछ भी पता है कि नहीं है, कोर का पता है तो ही ले रहे। तो थोड़ा सा कोर के बारे में पढ़ लो कि डॉटनेट कोर क्या है इसमें और डॉटनेट कोर में क्या डिफरेंस है। तुम्हारा एमवीसी में भी इंटरव्यू चलेगा तो एंडिंग में तुमसे पूछ लेगा कि तुमको कोर पता है क्या, हाँ पता है, क्या पता है, ये पता है।
तो उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसमें वर्क करता है। कोर का जो प्रोजेक्ट है वो मैं कहीं भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, लिनक्स पे, मैक ओएस पे, लेकिन नॉर्मल एमवीसी के प्रोजेक्ट के लिए मेरे को आईआईएस कंपलसरी है विंडोज़ के अंदर। ये मैं शुरू में एक डिफरेंस जो बताया तो वो अभी भी वो तो रहेगा ही, ये जो एक डिफरेंस बताया वो। और इसके अलावा क्या डिफरेंस है, कोर जो है फास्टर है, परफॉर्मेंस जो है कोर अच्छा देता है। तो पूछेगा भाई तुम लोग कोर क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ एमवीसी यूज़ होता है, तो उसको भी ये चीज़ पता रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में एमवीसी ही है, एमवीसी और वेबफॉर्म का मार्केट भी बहुत अच्छा है। मतलब इससे एमवीसी से पहले वाला जो था, पहले वेबफॉर्म आया, फिर एमवीसी आया, फिर एमवीसी नेक्स्ट आया, फिर कोर आया, समझे। तो हम लोग जो कर रहे हो लेटेस्ट वर्जन जो एमवीसी का है उस पर कर रहे हैं, एमवीसी नेक्स्ट, एमवीसी 5 जो है उस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले एमवीसी 4 था, इससे पहले वेबफॉर्म था, और इसके आगे जो है वो डॉटनेट कोर है। तो ये लाइन है। तो अभी भी वेबफॉर्म का मार्केट भी अभी भी बहुत है, मतलब तुमको बहुत सारे प्रोजेक्ट में वेबफॉर्म मिलेगा। इवन अभी मेरे पास भी एक ओपनिंग है, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है, वेबफॉर्म पे है, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और इंटरव्यू सेटिंग से क्लियर भी करवा के देने के, काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इतना मैं करा दूंगा, क्योंकि जो मैनेजर है वो मेरे स्टूडेंट है, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा वो अपने इधर से पहले दूसरे बैच से पढ़ के गया है, तो वही इंटरव्यू लेगा, क्लियर भी करा देगा, पैकेज भी अच्छा दिलवा देगा, सब हो जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है कि वेबफॉर्म है, वेबफॉर्म तुमको पूरा सीखना पड़ेगा, और इससे बहुत अलग है वेबफॉर्म, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। थोड़ा भी वेबफॉर्म अगर शायद तुम्हारे 6 सेमेस्टर के अंदर, आईटी वालों को 6 सेमेस्टर के अंदर है ASP.NET विद C#, ऐसा कुछ सुने देगा। 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था, तेरा 5th है, मतलब अभी शायद चेंज हो गया सिलेबस, अभी शायद नहीं है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा अभी है कि नहीं है। लेकिन MSc इंट्रो नहीं है, पूरा ASP.NET विद C# एक वो हमारे यहाँ पे अच्छा, इससे पहले हाँ, तो फिर चेंज हो गया सिलेबस में। वही, क्योंकि मैं पहले लेता था ऑल सब्जेक्ट, तो मैं खुद पढ़ाया हूँ, नीलमा पद्मावर की बुक आती थी उसकी, वो टेक्मैक की, उसमें से सब पढ़ाते थे, तो पूरा पेपर भी उसी में से बनता था, मुंबई यूनिवर्सिटी का। वही एक बुक थी, उसमें पूरा वेबफॉर्म पे ही काम चला है पूरा, मतलब पूरा वेबफॉर्म ही बताया। अगर कोई ओल्ड बैच का है तो वो वेबफॉर्म में थोड़ा बहुत कर सकता है वहाँ पर। इसको रन करते हैं। तो ये हम लोग लास्ट टाइम ये कोर्स का मॉडल बनाए थे, एक बार ऐड करके देख लेता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो क्रिएट इसका नहीं बना हुआ है, तो क्रिएट का इसका बनाना पड़ेगा, मेरे को बैठना पड़ेगा। देखो अभी मैं क्या किया, क्रिएट के लिए एक्शन मेथड क्रिएट किया। अब क्रिएट के एक्शन मेथड पे क्या होगा, क्रिएट का एक्चुअल में एक फॉर्म बनेगा। तो क्रिएट का फॉर्म हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड व्यू। ये ऐड व्यू नहीं आएगा, समझ ना, प्रोजेक्ट चालू है अभी। फिर मेरे को कोई बीच में कॉल किया था इसके लिए, और मेरा मॉडल है कोर्स। यहाँ से पार्शियल व्यू हटा देना है, यूज लेआउट करना है, ऐड करना है। कंट्रोल शिफ्ट B, कंट्रोल F5, नॉन डिबगिंग मोड में प्रोजेक्ट को रन कर दिया। क्रिएट,
क्या इंटरव्यू ना, हाँ बताता हूँ ना भाई। वो कॉपी पेस्ट में रह गया था कोर्स का। तो ये इतनी फील्ड बन गया। अब इसमें से कुछ काम की फील्ड जो है ना वही फील्ड हम लोग रखेंगे। तो काम की फील्ड है, मेरे को कोर्स का नेम लिखना है, उसकी फीस, उसका ड्यूरेशन, क्रिएटेड बाय तो खुद से अपडेट होगा, क्रिएटेड ऑन भी खुद से अपडेट होगा, अपडेटेड बाय, डिलीटेड ऑन, डिलीटेड बाय इज एक्टिव, ये सब अपडेट होने वाला है खुद से। इसको व्यू से निकाल देंगे हम लोग जाके। तो मैं व्यू में गया, ये मेरा व्यू है क्रिएट का, हाँ कोर्स क्रिएट के व्यू में जाके ये मेरा नेम हो गया, फीस हो गया, ड्यूरेशन हो गया, ये क्रिएटेड बाय है, यहाँ से क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन, डिलीटेड बाय, डिलीटेड ऑन इज एक्टिव, ये यहाँ तक कर दो डिलीट। हो गया। अब क्या करना है मेरे को, इसके अंदर वैल्यू में लिखूंगा और क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट कॉल होगा उसका, तो पोस्ट बनाऊंगा। तो देखो अभी ये सब चीज़ तुमको समझेगी अगर तुम पहला दूसरा लेक्चर का थोड़ा या क्रड की प्रैक्टिस तुम्हारी होगी तो अब यहाँ पे मैं पोस्ट बनाऊंगा। सॉरी, कोर्स के कंट्रोलर में जाके क्रिएट का पोस्ट, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, HTTP पोस्ट, और इसमें आएगा कोर्स का मॉडल, नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट नहीं है। हो गया ऊपर इंपोर्ट। तो यहाँ पे डिबग पॉइंट डाल देता हूँ मैं, डिबगिंग मोड में रन कर देता हूँ। वैल्यू कुछ लिखूंगा मैं, डिबगर यहाँ पे आएगा, कोर्स के ऊपर होल्ड करके देखेंगे वैल्यू कौन सी क्या बन रही है, उसके बाद डेटाबेस पे भेजेंगे वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू चेक करने के लिए मेरे को डिबगिंग मोड में रन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। तो डिबगिंग मोड में रन कर देते हैं। डिबगिंग मोड में रन किया कोर्स, क्रिएट न्यू कोर्स, यहाँ पे मैंने कोर्स नेम डाला जावा, फीस डाला मैंने 9000, ड्यूरेशन डाला मैंने 6 मंथ, इसको हिट किया, ये आया यहाँ पे। चेक कर लेते पोस्ट में। तो देखो वैल्यू क्या क्या सबमिट हुई है वो देख लो। सबसे पहले तो क्रिएटेड ऑन 111 आया है, जो कि ऐसा नहीं आना चाहिए बराबर। तो क्रिएटेड ऑन जो है मेरे को ऐसा रखना है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो खुद से करंट डेट उसमें चली जाए। क्या बोला मैं, फिर से बोल रहा हूँ, जब ये कोर्स का ऑब्जेक्ट बने तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक जो है ना इसके अंदर करंट डेट चली जाए, मेरे को ऐसा क्रिएटेड ऑन रखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे कोई वैल्यू असाइन करना है तो मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, वो नहीं, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे मेरे को कोई वैल्यू असाइन करना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है। तो वो जब बेस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इसमें करंट डेट टाइम चले जाए। तो आप कहीं से भी ऑब्जेक्ट बनने दो, करंट डेट टाइम डाल देगा पूरे प्रोजेक्ट में। तो मेरे पास अगर 100 एंटिटी है, 100 टेबल है, तो मेरे को 100 जगह कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वे से अगर तुम कोड करोगे ना, जो वे से मैं बता रहा हूँ, तो तुमको प्रोग्रामिंग आसान भी लगेगी, प्रोजेक्ट तुमको छोटे लगेंगे, आसानी से तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुमको लगेगा अच्छा है सब ऑटोमेटिक होता है। तुम्हारे बाद वाले भी तुमको दुआ देंगे, वो अलग बात है। तो जो बंदा आएगा बोलेगा भाई कोई तो बंदा था करके गया, खाली वैल्यू डालो सब अपने आप आता है, उसको भी नहीं मालूम कैसे आ रहा है। तो इधर मैं F12 किया, इधर आया, इसमें भी F12 किया, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस के बारे में नहीं बताया ना, दिस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस बेसिकली, दिस की कौन बताएगा, दिस कीवर्ड किसको पता है दिस के बारे में? देखो कोई भी एक क्लास होती है बराबर, क्लास का हम लोग बनाते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट। लेट्स से रेक्टेंगल क्लास है, तो रेक्टेंगल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट कर बराबर।
अब रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे को रेक्टेंगल क्लास में ही बनाना है, रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसके स्कोप में रेक्टेंगल क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारे पास आती है कि तुमको सेम क्लास के ही मेंबर सेम क्लास में यूज करने पड़ेंगे, जो कि सिचुएशन यहाँ पे है। देखो ये क्लास बेस मॉडल है, मेरे को कौन से मेंबर को एक्सेस करना है, क्रिएटेड ऑन। क्रिएटेड ऑन को मेरे को एक्सेस करना है तो इसको ऑब्जेक्ट लगेगा ना मेरे को, किसको ऑब्जेक्ट लगेगा, बेस मॉडल का। तो अब मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे जाके, ऐसा ऐसा लिखूँ मैं, बेस मॉडल, फिर यहाँ पे आके लिखूँ बेस मॉडल इज इक्वल टू न्यू बेस मॉडल, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर मैं आके लिखूँ BM डॉट क्रिएटेड ऑन, लाइक ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, अपनी क्लास में अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सब कहानी ना करते हुए इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट मिलता है दिस क्या है, जो क्लास में तुम उसको लिखोगे वो वही क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है खुद से। तो मैं अभी इसको किस में लिखा, बेस मॉडल में, तो इसको होवर किया तो यहाँ पे अभी तो ये कंट्रोलर दिखा रहा है, कोर्स कंट्रोलर। अच्छा ये अभी रनिंग में, ये क्यों कोर्स कंट्रोलर दिखा रहा है अभी, क्योंकि डिबग पॉइंट कोर्स कंट्रोलर में रुका हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? जो कोड रन होते रहेगा वो क्लास का ऑब्जेक्ट दिस बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं दिस पे ओवर कर रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, कोर्स कंट्रोलर, क्योंकि कोड कौन सा रन हो रहा है अभी, कोर्स कंट्रोलर का। देखो यहाँ पे हम डिबग रुका हुआ है ना इधर, तो ये दिस इसके लिए यहाँ का ले रहा है। तो जब कोड यहाँ आ जाएगा, जब कोड यहाँ आके रुकेगा तो ये दिस की मीनिंग क्या हो जाएगी, बेस मॉडल। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बेस मॉडल मैंने लिख दिया दिस। तो दिस क्या रहेगा, जब अब तुमको तुम्हारे ही क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो दिस डॉट लिख के एक्सेस करने का, वापस से ऑब्जेक्ट नहीं बनाने का अपनी क्लास का, क्योंकि तुम सेम क्लास में हो ना। तो तुम दिस लिखोगे तो शीशा समझ जाएगा कि ये दिस का मतलब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। यही तुम कंट्रोलर में जाकर दिस लिखोगे तो वो समझ जाएगा दिस का मतलब कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट। यही दिस तुम एड्रेस क्लास में जाके लिखोगे तो समझ जाएगा ये दिस का मतलब एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है दिस। तो दिस डॉट क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ये हो गया। इसको हॉट रिलोड कर देते हैं, ये हॉट रिलोड हो गया। अभी इसको इसमें आया तो नहीं रहेगा, इसको वापस से हिट मारना पड़ेगा। देखो अभी फिर से हिट मारता हूँ मैं, आ गया 717। तो मैं यहाँ पे आके, अभी कोई निब्बा डेवलपर रहता तो वो क्या करता पता है, वो क्या लिखता, कोर्स डॉट क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। मतलब वो कोड कहाँ पे करता, वो कोड यहाँ पे करता। अरे इसमें नल आया तो क्या करते हैं, चलो मेहनत करते हैं, क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे लिखता। तो ये अगर ये कोड यहाँ पे आएगा तो फिर ये हर एक्शन मेथड में जाके करना पड़ेगा, कोर्स के लिए भी करना पड़ेगा, एड्रेस के लिए भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग हर जगह ना लिखते हुए, तो जब भी तुमको कोड लिखना है, तुमको कोई भी कोड तुमको समझ में आ गया कि ये कोड है, मेरे को ऐड करना है, तो सबसे पहले तुमको ढूंढना है कि वो सूटेबल प्लेस कौन सी रहेगी जहाँ पे कम से कम चेंज आएगा। मेरी बात समझ में क्या बोला मैं, तुमको पूरे प्रोजेक्ट में जब भी तुम जॉब पे लगोगे, तुमको एक टास्क असाइन हुआ तो तुमको वो प्लेस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेस ढूंढने ही आधा दिन एक दिन चला जाता है कि वो मैं लिखूँ कहाँ पे कोड। लिखने को तो तुम कहीं भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑल्टर करवा सकते हो, टास्क तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो प्लेस प्रॉपर प्लेस ढूंढ के लिखोगे तो तुमको आगे के कुछ इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेम इशू एड्रेस में भी आता नल वाला, अब तो सॉल्व हो गया ना, पोस्ट का भी सॉल्व हो गया, एड्रेस का भी सॉल्व हो गया, आगे जितनी एंटिटी आ रही उसके लिए भी वो इशू सॉल्व हो गया। अब डेट टाइम नल नहीं आएगा क्योंकि बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। अब यहाँ पे सवाल ये है, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, कोर्स का, तो बेस का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है, कौन बताएगा, कौन बता सकता है, किसको क्वेश्चन समझा है, अच्छा सवाल, किसको क्वेश्चन समझा है। यहाँ पे जो है कोर्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो बेस का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका मॉडल वहाँ पर कॉल किया, उसका कंस्ट्रक्टर वहाँ पर कॉल किए ना, किसका, ये बेस मॉडल का उसमें कॉल किए कोर्स में, तो वहाँ से ही उसको इनपुट दे सकते हैं ना।
मतलब जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो डायरेक्ट मैं पुट नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्ट वैल्यू जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो उसका कोर्स में बनेगा। एग्जैक्टली उसकी कोर्स में बनेगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली सही यही आंसर है जो मैं लास्ट टाइम ये मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जब बता रहा था तब बताया था तुमको कि तुमको बंदा पूछता है कि ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर की क्या मीनिंग है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो कंस्ट्रक्टर की क्या मीनिंग है, ये मीनिंग है। समझ में आ गया ना, वही तो कोड ऐड किए। तो क्या फायदा है उसके कंस्ट्रक्टर का, उसके कंस्ट्रक्टर का फायदा मोर देन नॉर्मल क्लास के कंस्ट्रक्टर से ज्यादा है। कैसे बोल क्यों ज्यादा है, इसमें जो तुम कोड ऐड करोगे वो हर इंप्लीमेंटेशन में अवेलेबल रहेगा। अब ये बेस मॉडल का अगर 10-15 जगह यूज है तो 10-15 बार ये कोड कॉल होगा, मतलब पोस्ट के लिए भी कॉल हो जाएगा, एड्रेस के लिए भी कॉल हो जाएगा, फ्यूचर एंटिटी के लिए भी ये कॉल हो जाएगा। ये फायदा है इसका, समझ में आ रहा है। बड़ी रिकॉर्डिंग होगी।